तुम आ गई क्या परमानेंट? ओके, धर्माराम कभी आना पड़ा कभी जाना पड़ा है ना? ओके, वो तो उसमें सेट हो गए वो तीनों चरण, सेकंड ग्रेड वाले में हो गए वो। कल या परसों उम्मीद है गुड न्यूज की, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों की विज्ञप्ति आने की पूरी संभावना है, कल रात को या परसों। हाँ, चांसेस हैं फुल। अब कितनी आती हैं? एक तो फिगर आया है 6400 फर्स्ट ग्रेड, एक फिगर है 9600 फर्स्ट ग्रेड, तो 6400 है। परसों नहीं लगेगी, आचार संहिता लगेगी 6 तारीख बाद, 6 के बाद आचार संहिता लगेगी। तो अगर ये वैकेंसी विज्ञप्ति निकाल दें तो फिर क्या होगा? फिर जैसे सरकार इलेक्शन के बाद फिर एक बार वापस फॉर्म भरवाएंगे और कुछ और जोड़ देंगे, तो जून या जुलाई तक आपकी एग्जाम होगी। आपके पास एक गोल्डन टाइम है 7-8 महीने का। बढ़िया साहब, खूब जम के तैयारी करना, कमाल हो जाएगा। हम तो आपके साथ हैं ही। कितना प्यार से बोला, यस। हमने नहीं, उन्होंने। ये पढ़ाएंगे हम आपको, आंखों के इशारे। किसमें बताओ, किसमें? चेहरे की भाषा, आंखों की भाषा, उंगलियों की भाषा। हाँ ना, ये है आईसीटी। आईसीटी कम्युनिकेशन एंड आईसीटी है ना लास्ट वाला, संप्रेषण के तरीके। क्या गजनी थी ना? हाँ, उसको याद नहीं रहता। हाँ, तो वो बहुत पुराना टाइम हो गया मैंने, हैं? हाँ, सबकॉन्शियस बताया था आपको, आप थी नहीं क्या? सबकॉन्शियस क्या होता है? सबकॉन्शियस में दो चीजें होती हैं, एक तो स्टोर्ड नॉलेज होता है, एक अवेलेबल मेमोरी। मतलब जो आपको याद नहीं है लेकिन आप जोर डालो तो याद आ जाता है, वो सबकॉन्शियस होता है। हाँ, इसको डिटेल में कभी पढ़ना हो तो फिर कभी बात करेंगे, अभी तो ये तो कर चुके हैं हम। ओके, तो सिगमंड फ्रॉइड की हमने जो चीजें कर ली वो तो हो गया, अभी लास्ट है, ठीक है? आज ये फिनिश हो जाएंगे। सब ध्यान है आपको सिगमंड फ्रॉइड के बारे में, है ना? ईगो, सुपर ईगो खूब पढ़ लिया आपने, चेतन, अचेतन, अवचेतन खूब पढ़ लिया। ओके, और साइकोसेक्सुअल 5 स्टेज तो आपने पढ़ी ली, है ना? जेनाइटल से लेकर वो फिक्सेशन जरूर याद रखना। फिक्सेशन में एक हमने आपको लिखाया था, पहली अवस्था में फिक्सेशन क्या होता है? ओवर ईटिंग, स्मोकिंग, लिखवाया था ना? दूसरी अवस्था में फिक्सेशन क्या था? असंगठित व्यक्तित्व था ना? और तीसरी में क्या था? तीसरी में यौन क्षमताएं, और तीसरी का डेवलपमेंट क्या था? रक्षा प्रक्रमों की उत्पत्ति, ये था ना? डिफेंस मैकेनिज्म। तो आप जानते हैं डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? आपके पूरा का पूरा टॉपिक है, जितनी रक्षा युक्तियां है ना, वो विस्थापन, आपका मार्गांतरीकरण, प्रक्षेपण, प्रतिगमन, प्रत्यागमन, रिग्रेशन, वो सारी सिगमंड फ्रॉइड साहब की देन है। फाइनली मैंने एक सवाल पूछा था कि ऐसा कौन सा स्कूल है जो नैदानिक परिसर में जिसका विकास हुआ, तो उसका जवाब भी क्या आएगा? साइकोएनालिसिस। नैदानिक परिसर क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं क्लिनिकल कैंपस। तो क्लिनिक हॉस्पिटल को ही तो बोलते हैं। तो वो जोसेफ ब्रेयर की कहानी सुनी थी ना हमने, लड़की हिस्टेरिया, पांव से टच किया, इसलिए उसका उत्तर आएगा मनोविश्लेषण। वो लिखवाने की जरूरत नहीं है ना? क्लियर है ना सबको? कौन सा संप्रदाय, कौन सा स्कूल है जिसका विकास एक नैदानिक परिसर में हुआ, तो आप बोलेंगे मनोविश्लेषण। क्या बोलेंगे? मनोविश्लेषण। और फाइनली दो चीजें बचती हैं, एक तो सिगमंड फ्रॉइड की बुक्स, जैसे जीन पियाजे की बुक्स हमने देखी थी, तो इनकी 5-6 किताबें काफी प्रसिद्ध हैं। तो वो क्या क्या है, क्या बताया था उन्होंने? लफड़ा यही है, मैं लिखवा देता हूं आपको इनकी किताबों के नाम। ओके, तो बुक्स, एक तो बुक्स, किसकी किताबें पढ़ रहे हैं हम? ओके, फ्रॉइड साहब की किताबें, बुक्स। किताबों के बारे में 1-2 प्रश्न आ जाते हैं कई बार, है ना? मैच करने वाला, और आ गया तो 2 प्रश्न आ गए तो फिर कमाल हो जाता है दोनों में। आपको एक भी ध्यान है, वो टप्पा सही लग गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बुक्स हैं सिगमंड फ्रॉइड की। तो सबसे पहले इन्होंने जो बुक लिखी थी वो आई थी, बताओ कौन सी बुक थी? सपनों वाली। अच्छा, सब में जैसे इरिक्सन की आप किताबें देखेंगे तो इरिक्सन की बुक्स आप सुन रहे हो, इसके बाद हम पढ़ेंगे इरिक्सन। तो इरिक्सन की जो किताबें उनमें एक बुक में तो नाम आता है आइडेंटिटी क्राइसिस,
आइडेंटिटी, यूथ एंड क्राइसिस। आइडेंटिटी को मैं अभी इरिक्सन की बात करूंगा थोड़ी देर में। तो पहचान बोलते हैं ना, तो पहचान नाम आ गया तो इरिक्सन की 2 से 3 किताबें ऐसी हैं जिनमें आता है लाइफ साइकिल। तो इरिक्सन ऐसे अकेले सिगमंड फ्राइड से प्रभावित थे, लेकिन वो ऐसे अकेले मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने पूरी जिंदगी की बात करी, तो लाइफ साइकिल से उसको जोड़ दें। इसी तरह से फ्राइड सपनों की बात कौन करते हैं, ड्रीम्स की बात कौन करते हैं, फ्राइड ही तो करते हैं ना। तो इनकी पहली बुक बहुत प्रसिद्ध है जिसका नाम लिखिए आप, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, यानी सपनों का विश्लेषण करने वाली बात। ये 1899 में इनकी बुक आई थी, कई बार 1900 मिलता है तो वो भी ओके है। 1899 तो सिगमंड फ्राइड की पहली किताब थी सपनों का विश्लेषण। पर हमको सपनों का विश्लेषण नहीं लिखना है, बल्कि इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स लिखना है। उसके ठीक बाद में 2 साल बाद इनकी एक बुक आई थी, आम जिंदगी में हम जो परेशानियां झेलते हैं उनके लिए, द पैथोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी, द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। ये इनकी दूसरी बुक है जो आई थी 2001 में, 2001 में। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स 1899 में आई थी। उसके बाद द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। इसका मतलब यह कि आम जिंदगी में दिन प्रतिदिन हम जो परेशानियां झेलते हैं, मानसिक परेशानियां झेलते हैं, उनके बारे में बात है। एंजाइटी से लेके जितने डिसऑर्डर्स हैं उनका इसमें जिक्र है। इसके बाद एक इनकी अलग सा नाम है, एक बुक आई थी। वैसे वहां पे कुछ एक जनजातीय समूह है, पुराने आदिम टाइम के जो लोग हैं उन पे उन्होंने किताब लिखी थी, और ओडिपस कॉम्प्लेक्स का उसमें बहुत विस्तृत जिक्र है। तो वो अलग सा नाम है, एक बार परीक्षा में आया था। उस बुक का नाम है द टोटेम एंड टेबो। द टोटेम एंड टेबू है दरअसल। टोटेम एंड टेबू ये आई थी 1913 में। ये जनजातीय, पुराने आदिम जनजाति काल्पनिक है उनका, उनमें उन्होंने ओडिपस कॉम्प्लेक्स की बात करी थी कि किस तरह से कबीलों में बाप बेटे में झगड़ा होता था इस बात को लेके। तो टोटेम एंड टेबू। चौथी इनकी किताब बहुत प्रसिद्ध है जिसमें उन्होंने साइको एनालिसिस दिया है, तो उसका नाम है ए जनरल इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिसिस। किताबों के नाम की आप चिंता नहीं करें, बहुत कोई न कोई आपको उसमें हिंट मिलता है। अब इसमें साइको एनालिसिस शब्द आ गया तो सिगमंड फ्रॉइड ही है, और ईयर ज्यादा याद रखने की आपको जरूरत नहीं होती। 1917 में आई थी। फिर इनकी 2 बहुत प्रसिद्ध किताबें हैं, 5 नंबर पे मैं लेता हूं, द ईगो एंड द इड। तो आप आराम से बता दोगे फ्रॉइड साहब ने लिखी है, द ईगो एंड द इड। द ईगो एंड द इड। द ईगो एंड द इड 1923 में आई थी। और एक बहुत प्रसिद्ध बुक है 6 नंबर पे, बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल। बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल 1920 में आई थी। तो ये 5 किताबें, 6 किताबें इनकी बहुत मशहूर हैं और आपके लिए बहुत आसान रहेंगी, क्योंकि सब में कहीं ना कहीं पता लग जाता है फ्रॉइड साहब की कोई बात है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स,
द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, द टोटेम एंड टेबू, ए जनरल इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिसिस, द ईगो एंड द इड, बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल। यस, कोई कुछ बोल रहा था? सॉरी, 1901, 2001 नहीं है यार, शाबाश, 1901 है, 1901। ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं? पैराप्रेक्सिस, पता है ना आपको? स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ पेन लिखवाया था, याद है आपको? जब अचेतन में कुछ और चल रहा होता है तो फिर ऐसा ही होता है। ओके, लिखा सबने? चलिए बताओ पहली बुक का नाम। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स कब आई थी? 1899 में। दूसरी बुक का नाम साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ये कब आई थी? 1901 में। तीसरी बुक का नाम है टोटेम एंड टेबू, आदिम लोगों की, जनजातीय लोगों की बात थी, उसमें ओडिपस का जिक्र था, 1913 में आई थी। चौथी का नाम बोलो, ए जनरल इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिसिस। पांचवी बुक का नाम द ईगो एंड द इड, और छठी बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल। अब देखो, प्लेजर प्रिंसिपल आप सब जानते हो सिगमंड फ्राइड का है, बोलिए है कि नहीं है? प्लेजर प्रिंसिपल किस में होता है? इड में, ईगो में कि सुपर ईगो में? बोलिए, इड में होता है। इसका मतलब प्लेजर प्रिंसिपल है, तो आप बता दोगे फ्राइड साहब की, ठीक है? इड और ईगो किसकी हो सकती है? फ्राइड की हो ही सकती है ना। और ये साइको एनालिसिस नाम लिखा हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना? ये अलग सा एक नाम है, ठीक है? एवरीडे लाइफ की बात भी है और ड्रीम्स भी है, तो आराम से आप इनको लिख सकते हो। बोलिए, कोई दिक्कत? इसमें ये जो बुक है लास्ट वाली, मैंने इसलिए इसको लास्ट में लिया, बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल। क्या नाम है इसका? बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल। इसमें एक्चुअली क्या है? इसमें एक बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। कभी आपने वैलेंटाइन गिफ्ट को सर्च किया है ऑनलाइन? मतलब कोई इमेज भेजते हैं, गुड मॉर्निंग भेजते हो, कई बार कभी किसी पे प्यार है तो फ्लोर भी भेजते हैं ना मॉर्निंग में। तो वैलेंटाइन गिफ्ट अगर सर्च करो तो आपको एक ऐसी तस्वीर मिलती है, या वैसे बहुत से खिलौने भी हैं जिसमें एक कोई ऐसे बच्चा दिखता है, उसके पीछे पंख लगे हुए हैं और हाथ में वो एक धनुष बाण है। वो क्या है पता? हमारे यहां वो कामदेव का प्रतीक है। और रोमन, सुन रहे हो मेरी बात? रोमन में क्या है? रोमन में एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, क्यूपिड एंड साइके। दरअसल वहां पे एक देवी है विनस। विनस नाम सुना आपने कभी? विनस, गॉडेस ऑफ ब्यूटी। तो विनस एक सुंदरता की देवी है। वो इतनी सुंदर महिला है कि उसको, मतलब सब लोग उसको बस पागलों की तरह बस एक झलक पाने के लिए बेचैन रहते हैं। ये वहां की कहानी है। आप सुन रहे हो मेरी बात? तो इन्होंने एक बात बोली थी, आपको याद है, जिसका केरेन हार्नी ने विरोध किया था कि साहब, सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि साहब ओडिपस कॉम्प्लेक्स तो दूर हो जाता है लेकिन इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जनरली दूर होता नहीं है, और महिलाएं दूसरी महिला से ईर्ष्या करती हैं, स्पेशली मैन को डोमिनेट करने के लिए। तो इस पे ये कहानी उन्होंने अपनी बुक में लिखी है, जिसमें वो विनस जो है, विनस सुंदरता की जो देवी है, उनका एक बेटा है जिसका नाम है इरोज। क्या नाम है उसका? इरोज। अब चूंकि वो गोडेस है तो उनका बेटा है वो भी गॉड है। इरोज छोटा सा है लेकिन इरोज इतना सुंदर है कि जैसे कामदेव किसी पे बैठ गए तो बैठ गए सब। तो इरोज का यही काम है कि उसका अगर बाण किसी को लग गया तो सामने वाला उसको बहुत प्यार करेगा। वहां पे क्या होता है, रोम साम्राज्य में एक राजकुमारी है जिसका नाम है, आप हम साइकोलॉजी की उत्पत्ति देखी तो एक शब्द आया था साइके या साइकी आया था ना, तो उस राजकुमारी का नाम है साइके। और वो इतनी सुंदर है कि पब्लिक मतलब उसको देखने के लिए उमड़ पड़ती है। तो ज्वेल उसको ईर्ष्या हो जाती है विनस को, और वो इरोज को भेजती है कि तू जा और तेरे इस बाण का कमाल दिखा, और ये इतनी सुंदर है कि सब लोग इसको देखते हैं। तो वो मतलब जल जाती है ना, तो तू एक काम कर, इस धरती पे सबसे कोई कुरूप है, कोई मॉन्स्टर है, कोई राक्षस है, उससे इसकी शादी करवा दे। तो उसको भेजती है, वो जाता है, लेकिन वो इतनी सुंदर है कि उससे ही प्यार करने लग जाता है। उसका नाम है इरोज। क्या नाम है उसका? इरोज। तो इरोज और थेनाटोस आपने नाम सुने होंगे,
सुने इरोज थेनाटोस, परीक्षा में खूब आए हैं। ये इरोज और थेनाटोस की कहानी इसमें बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल, और ये बहुत बार परीक्षा में आता है। मैं मोटिवेशन वाले टॉपिक में इनको डिटेल में बताता हूं, पर आप यहां पे लिख लो, नोट करके नीचे लिखो, नोट नोट। फ्रॉइड ने या फ्राइड ने अपनी पुस्तक, फ्रॉइड ने अपनी पुस्तक बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल, बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल, आप ये कहानी पढ़ना, बहुत जबरदस्त कहानी है। मैं पूरी तो आपको यहां पे बताऊंगा भी नहीं, नेट पे देखना घर जाके। कहानी कौन सी है, या तो इरोज की स्टोरी लिख देना, इरोज की स्टोरी, या फिर साइके एंड क्यूपिक की स्टोरी, या विनिस की स्टोरी, या फिर इस बुक के बारे में लिखना, तो आपको वो कहानी मिलेगी, बहुत शानदार कहानी। बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल में, बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल में दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई, दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई। कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई? दो प्रकार की। पहली, जीवन की प्रवृत्ति, इसको बोलते हैं लाइफ इंस्टिक्ट। पहली जीवन की लाइफ इंस्टिक्ट, दूसरी डेथ इंस्टिक्ट। तो पहले लाइफ इंस्टिक्ट क्या है, इसके बारे में दो लाइन लिखो आप। बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल में दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है। पहली है जीवन की मूल प्रवृत्ति। किसकी? जीवन की प्रवृत्ति, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लाइफ इंस्टिक्ट। इंस्टिक्ट, INSTICT, लाइफ इंस्टिक्ट। ये क्या होती है, इसमें लिखो आप। सृजन, निर्माण, प्रणय, उन्होंने बोला है लव, लाइफ, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। सृजन, निर्माण, प्रणय आदि की, सृजन, निर्माण, प्रणय आदि की प्रवृत्ति जो प्राणी को संतुष्टि दे। बहुत बार पूछा गया परीक्षा में। सृजन, निर्माण, प्रणय आदि की प्रवृत्ति जो प्राणी को संतुष्टि दे को फ्रॉइड जीवन की प्रवृत्ति कहते हैं। को फ्रॉइड जीवन की प्रवृत्ति कहते हैं, और को फ्रॉइड जीवन की प्रवृत्ति कहते हैं, और इसे इरोज, ये इरोज शब्द महत्वपूर्ण है, इरोज नाम देते हैं, और इसे इरोज नाम देते हैं। तो याद रखना, जीवन, फ्रॉइड ने जीवन की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया? इरोज। आप फिल्में काफी देखती हो, तो आपने जब कोई फिल्म देखी, मतलब शुरुआत होती है, तो उसमें एक लिखा हुआ आता है इरोज प्रेजेंट्स। कभी देखा है ऐसा? जब भी हम कोई मूवी देखते हैं तो मोस्टली उसमें लिखा आता है इरोज। क्या लिखा आता है? यही इरोज। एक्चुअली इरोज क्या है? इरोज प्यार के देवता है। तो फिल्म भी एक तरीके से क्रिएशन है, निर्माण है, सृजन है, जिससे चीजें आगे बढ़ती हैं। तो इसको फ्राइड ने इरोज नाम दिया। और इरोज की कहानी मैंने आपको थोड़ी सी बताई। इरोज गॉड ऑफ लव है। इरोज कौन है? गॉड ऑफ लव। 2 नंबर। तो पहला लिख लिया सबने। याद रखना है, जीवन की प्रवृत्ति, लाइफ इंस्टिक्ट को क्या नाम दिया? इरोज। 2 नंबर पे लिखो, मृत्यु की प्रवृत्ति। मृत्यु की प्रवृत्ति,
डेथ इंस्टिक्ट, डेथ इंस्टिक्ट ये है। डिस्ट्रक्शन होता है जिसमें तोड़फोड़ होती है, वॉयलेंस होता है, डिस्ट्रक्शन तोड़फोड़ होती है, वॉयलेंस होता है, अग्रेशन होता है, सैडिज्म होता है, उदासी होती है। तो विध्वंसकारी, आक्रामक, विध्वंसकारी, आक्रामक, वॉयलेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंसा। यस, शाबाश, क्या बात है, कमाल किया। हिंसात्मक प्रवृत्ति, अच्छा बोला यार। हिंसा, विध्वंसकारी, आक्रामक, हिंसात्मक प्रवृत्ति जिसका परिणाम विनाशकारी हो, जिसका परिणाम विनाशकारी हो, विनाशकारी हो, को फ्रॉइड मृत्यु की प्रवृत्ति कहते हैं। मृत्यु की प्रवृत्ति कहते हैं और इसे थेनाटोज, से या थेनाटोज एक ही बात है, नाम देते हैं। तो ये आखिरी बात सिगमंड फ्रॉइड साहब की ध्यान रखना। ओके, फिर मैं टी भूल जाता हूं, है ना। इंस्टिक्ट, तो अंतिम बातें दो। एक तो मूल प्रवृत्तियां फ्रॉइड ने बताई हैं, दो मैकडुगल ने 14 बताई है, बताइए ना, वो पढ़ेंगे हम बाद में। एक तो जीवन की प्रवृत्ति और दूसरी मृत्यु की प्रवृत्ति। जीवन की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया? इरोज, और मृत्यु की प्रवृत्ति को थेनाटोस। तो कभी परीक्षा में आपको पूछ लें इरोज और थेनाटोस क्या है, तो बता दोगे, क्योंकि 4 ऑप्शन तो आपके सामने रहेंगे, लिखने की तो जरूरत ही नहीं है। ओके, चलिए दूसरी महत्वपूर्ण बात, इनकी 5-6 किताबें हैं। पहली बुक है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, बोलिए कौन सी? बोलो। दूसरी है द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, बोलिए। एवरीडे लाइफ, साइको नाम से साइकोपैथोलॉजी, साइको एनालिसिस वैसे याद रह जाएगा आपको, चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वो भी लिखा हुआ आएगा। बुक्स में मैच करना आ गया तो मजा आ जाएगा आपको, है ना। बीच में पियाजे की दे देंगे एक। तीसरी बुक का नाम टोटेम एंड टेबू, और चौथी जनरल इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस? साइको एनालिसिस का इंट्रोडक्शन है। और एक का नाम द ईगो एंड द इड है। पहले ईगो दे दिया तो भी बात है कि इड ईगो तो फ्रॉइड साहब की है। और फाइनली जिसमें इरोज की कहानी है, विनस की कहानी है, कुपिक साइके की कहानी है, उसका नाम है बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल। बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल। ओके, चलिए सर, अब हो गया ये। अब मैं एक झलक आपको दिखा देता हूं। देखो ये बुक है, वैसे आप देखोगे तो उनकी तस्वीर बड़ी वो है। इसका नाम क्या है? बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल। बोलिए क्या नाम है? बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल। प्लेजर प्रिंसिपल को हिंदी में क्या बोलते हैं? यस, आनंद का सिद्धांत या सुखवाद, या मैंने आपको एक शब्द बताया था हेडोनिज्म। शाबाश, कौन सा? हेडोनिज्म। मतलब खुशी मिले, आनंद मिले, मजा आए वो कर लो। लेकिन मजा आए तो उसमें ज्यादातर प्रेम वाली बात है, लव वाली बात है, क्रश वाली बात है, या प्रणय वाली बात है। इसके राइटर कौन है? सिगमंड फ्रॉइड। देखिए स्पेलिंग FREUD, याद रहेगा आपको। ओके, बेस्ट सेलिंग ऑथर, बेस्ट सेलिंग ऑथर ये रहा। द ईगो एंड द इड। तो द ईगो एंड द इड ये भी किसकी है? सिगमंड फ्रॉइड की है साहब। ये क्या है? ये एक्चुअली हमारी इच्छाएं हैं जो ऐसे दौड़ती रहती है कि काश मेरे को ये मिल जाए, ये मिल जाए, है ना। कल्पनाएं हैं, तो कल्पनाओं में फिर हम, एक लड़का कल्पना करेगा तो खूबसूरती करेगा,
है ना, या वो करेगी तो खूबसूरत करेंगे। ये वो बेलगाम घोड़ा है जिसपे ईगो की लगाम होती है। किसकी लगाम होती है? ईगो की। तुम उदास क्यों हो गई? ओके, ये बुक है ए जनरल इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिसिस। ये तस्वीरें देखने से क्या होता है, आपके दिमाग में उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी चली जाती है, तो वो ज्यादा बेहतर याद रहता है ना? बोलो, ऐसा ही है ना? टी शर्ट। ओके, ये भी बाय सिगमंड फ्रॉइड। देखो कितनी साइकोलॉजी कैसा सब्जेक्ट है, बोलो, है ना? शानदार, मजा आता है ना? रोज आओ तो बहुत अच्छा लगता है। परीक्षा में पास करवा देगा, पूरे मार्क्स दिलवा देगा, पूरे, और जिंदगी में भी बहुत काम आएगा। तो ऐसा साइकोलॉजी है। लकी है हम कि साइकोलॉजी हमको पढ़ने को मिल रहा है। बोलो, है कि नहीं? रोज आया करो। ओके, टोटेम एंड टेबू, क्या नाम है इसका? टोटेम एंड टेबू। एक ही और रह गई, हाँ, द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। यहां टेंशन है, एंग्जाइटी है, मानसिक बीमारियां हैं, हम दिन प्रतिदिन में बहुत सी चीजें देखते हैं ना? ओके, एक तो मस्त रहना चाहिए। कल हम गए थे एक डॉक्टर के पास, तो वो डॉक्टर साहब रिटायर हो गए, है ना, यही झुंझुनू में ही। उनके पास गए तो पहले पूछा, बोले साहब रिटायर हो गए, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो जब उनको देखा तो वो एकदम यंग लग रहे थे। मतलब आप कह ही नहीं सकते कि ये 60 साल के बाद में एज है क्या उनकी। उनकी एज 65 प्लस थी। तो क्यों थे ऐसा? मैंने पूछा, डॉक्टर साहब क्या राज है? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बस एक ही राज है, टेंशन मत लो। हम कहते हैं ना कि साहब कोई बहुत खा के ऐसा जवान रह सकता है, या मतलब हेल्दी और वैसे रह सकते हैं, और ऐसा नहीं है। एक्चुअली सारा का सारा खेल है माइंड का, ब्रेन का। किसका है? ब्रेन का। तो आप जितना तनाव मुक्त रहोगे ना, उतना आप अच्छा रहोगे, फिजिकली सही रहोगे, बाकी सारी चीजें भी अच्छी रहेंगी। तो जिंदगी में कभी तनाव नहीं लेना ना, क्योंकि चीजें अपने बस में होती नहीं है। हम टेंशन कर लेते हैं, क्या हम हमारा जोर चलता है क्या उनपे? नहीं चलता, वो तो निर्धारित है सब कुछ। तो किसी बात का तनाव मत लेना। इवन मैंने तो मेरे ऐसी मेरी स्टूडेंट्स हैं बहुत सी, शादी के 6 महीने बाद ही उन्होंने कहा कि सर हम नहीं रह सकते। मैंने कहा आप शादी को मेन कोर्स मत मानो, इसको साइड में डाल दो, ठीक है, ठीक है, बाकी काम अपना पढ़ाई का करना है वो करो, कुछ दूसरे काम है वो करो, कमाल करके दिखाओ, तो साइड में है तो है, बस सास की टेंशन साइड में डाल दो उसको, जिसकी भी टेंशन है साइड में डाल दो उसको, ठीक है ना? टेंशन नहीं करें तो फिर हम सब बहुत अच्छे रहेंगे। तो साइकोलॉजी का यही एक मोटो है, एक मोटिव है, एक उद्देश्य भी है। तो इस पे भी हम आएंगे बाद में। तो अभी तो अपन ये बात समझे, क्लियर हुई? ये रही आपकी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, सिगमंड फ्रॉइड साहब की लिखी हुई। तो इस तरह से ये अपनी किताबें पूरी। और अब कहां बता के गए थे वो? ओके, नहीं, ये तो और भी कमाल का टॉपिक आ रहा है। अब जो टॉपिक आ रहा है वो तो आपकी जीवन ही बदल देगा, ये मान लो आप। चलिए साहब, अब हमने पढ़ लिया संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे। बोलिए, पूरा बोलो, संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे। उसके बाद हमने पढ़ा मोरल डेवलपमेंट, जीन पियाजे। क्या पढ़ा था हिंदी में? नैतिक विकास, जीन पियाजे का। फिर हमने पढ़ा मोरल डेवलपमेंट, लॉरेंस कोहलबर्ग। क्या पढ़ा था? मोरल डेवलपमेंट किसका? लॉरेंस कोहलबर्ग। धर्माराम, वो उसको वो दे देना, भेज देना, आज के नोट्स भेजते हो ना? ओके। और उसके बाद हमने पढ़ा सिगमंड फ्रॉइड। 4 चीजें हुई। अब अगला मॉडल अपना आता है मनोसामाजिक विकास। कौन सा? तो सब लोग हेडिंग डालिए, मनोसामाजिक विकास। हां, मनोसामाजिक विकास। सॉरी, उसका नाम था साइकोसेक्सुअल और इसका नाम है साइको सोशल। साइको सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे अब हम, और साइको सोशल डेवलपमेंट देने वाले हैं एरिक एरिक्सन। कमाल के इंसान, एरिक एरिक्सन। साइको
सोशल डेवलपमेंट एरिक एरिक्सन। आज हमने एक सवाल दिया था कम्युनिटी पे, देखा आपने? देखते क्यों नहीं हो? धर्माराम देखा? क्या आंसर था उसका? क्या किया आपने? देखा ही नहीं। क्या उत्तर दिया आपने? सवाल हमने पूछा था कि कौन सा मनोवैज्ञानिक अहम मनोवैज्ञानिक के नाम से मशहूर है, ईगो साइकोलॉजिस्ट कहलाता है। जिसके ज्यादातर बच्चों ने आंसर दिए सिगमंड फ्रॉइड, क्योंकि आपकी तरह मासूम थे, लेकिन सही जवाब है एरिक एरिक्सन। तो उसका सही जवाब है एरिक एरिक्सन। एक्चुअली एरिक्सन के बारे में पहली बात याद रखना, सुन रहे हो? एरिक्सन किससे प्रभावित थे? किससे प्रभावित थे? सिगमंड फ्रॉइड से। बाकी और लोग भी सिगमंड फ्रॉइड से प्रभावित थे। तो जिन्होंने सिगमंड फ्रॉइड को फॉलो किया, सुन रहे हो मेरी बात प्रियंका? हाँ देख लो, तुम हर बार यहीं पे आके देखती हो जब मैं बोलता हूं। जिन्होंने सिगमंड फ्रॉइड को फॉलो किया है ना, फिर अपनी कोई चीज जोड़ दी, वो सब के सब कहलाए नव फ्रॉइडवादी। क्या कहलाए? इंग्लिश में उनको बोलते हैं नियो फ्रॉइडियन। क्या बोलते हैं? नियो फ्रॉइडियन या पस फ्रॉइडवादी। ठीक है, उनमें से एक है एरिक एरिक्सन। कार्ल यूंग है, एरिक्सन है, केरन हार्नी है, हमने आपको कुछ नाम बताए थे, एरिक फ्रोम है, एडलर है, उनमें एक नाम है एरिक एरिक्सन। तो एरिक एरिक्सन की पहली बात क्या हो गई? लिखो, नव फ्रॉइडवादी। नव फ्रॉइडवादी या पस फ्रॉइडवादी भी आ जाता कई बार। इंग्लिश में भी लिखना है नियो, FREUD फ्रॉइडियन साइकोलॉजिस्ट या नियो फ्रॉइडियन मनोवैज्ञानिक। दूसरी बात, ये खुद की आइडेंटिटी की बात करेंगे, सेल्फ की बात करेंगे। तो फ्रॉइड ने तो इड, ईगो, सुपर ईगो दिया। ये नव फ्रॉइडवादी क्यों कहलाए? क्योंकि फ्रॉइड ने तो 5 स्टेज बताई है। कितने बताई है? 5। याद है आपको? ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंट और फाइनल जेनाइटल, जनन अवस्था। इन्होंने 8 बता दी। कितनी बता दी? तो 3 और जोड़ दी। इसलिए दूसरी बात, ये नव फ्रॉइडवादी कहलाए। दूसरी बात, इन्होंने, अभी मैं बताऊंगा आपको इनकी कहानी, तो आप जानोगे कि खुद के आइडेंटिटी के लिए पूरी जिंदगी इन्होंने संघर्ष किया, इसलिए इनको अहम मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। ये परीक्षा में आ चुका है, सारी बातें आ चुकी है परीक्षा में। हमारा हर लफ्ज जो आप सुनते हो वो एग्जाम में कभी ना कभी पूछा गया है या फिर पूछा जाएगा। अहम मनोवैज्ञानिक हैं ये। इंग्लिश में लिखना है ईगो साइकोलॉजिस्ट। नव है, नव फ्रॉइडवादी है, पस फ्रॉइडवादी है, नियो साइकोलॉजिस्ट हैं, अहम मनोवैज्ञानिक हैं। इंग्लिश में ईगो साइकोलॉजिस्ट भी इनको कहते हैं। 2 बातें। तीसरी बात ध्यान रखना, परीक्षा में ऐसा पूछ ले, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो किसका नाम लेंगे? बोलिए, सिगमंड फ्रॉइड। साइकोसेक्सुअल मॉडल किसका है? तो सिगमंड फ्रॉइड। लेकिन मनोसामाजिक पूछ ले तो एरिक्सन, साइकोसोशियल पूछ ले तो एरिक्सन। यह बहुत बार पूछा गया है। तीसरी बात लिखो, एरिक्सन ने संपूर्ण जीवन को मनोसामाजिक विकास के आधार पर
8 अवस्थाओं में बांटा। संपूर्ण जीवन को इन्होंने कितनी अवस्थाओं में बांटा? 8 अवस्थाओं में बांटा। और अगली बात, चूंकि इन्होंने पूरे जीवन को 8 अवस्थाओं में बांटा और पूरी जिंदगी ये पहचान की तलाश करते रहे, इनकी बुक का भी नाम है आइडेंटिटी, यूथ एंड क्राइसिस। पहचान को इंग्लिश में आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहचान को हिंदी में और क्या बोलते हैं? अस्तित्व बोलते हैं, वजूद बोलते हैं, अस्मिता बोलते हैं। ये सारे नाम गूगल से ट्रांसलेट करके परीक्षा में आए हैं। पर आइडेंटिटी हमको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? आइडेंटिटी। एक अपने यहां पे आया था आरपीएससी में, पहचान की खोज का सिद्धांत किसने दिया? तो क्या बोलेंगे? बोलो, एरिक्सन ने दिया। एक बार आया था एक शब्द हिंदी का, अनन्यता की खोज। तो अनन्यता, आप हिंदी के बच्चे हो, अनन्यता किसको बोलते हैं? एक हो गया अन्य, एक अनन्य। अन्य अनन्य हो गया खुद, ईगो। इसलिए अहम साइकोलॉजिस्ट है ये। क्या खोज है उसकी बात करेंगे हम। तो आप लिखो, इनका सिद्धांत पहचान की खोज का सिद्धांत, ओब्लिक पहचान, एक शब्द उन्होंने और काम में लिया आइडेंटिटी के साथ, क्राइसिस, पहचान के संकट का सिद्धांत, ओब्लिक इनका सिद्धांत पहचान की खोज का सिद्धांत, पहचान के संकट का सिद्धांत, ओब्लिक अनन्यता की खोज का सिद्धांत, ओब्लिक। अब इन सब जो है ना, पहचान का संकट, पहचान की खोज, इनके लिए एक शब्द आप याद रखना इंग्लिश में, आइडेंटिटी। आपको याद है हमने किशोरावस्था में आपको बताया था आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। तो आइडेंटिटी क्राइसिस मॉडल या थ्योरी, ओब्लिक पहचान शब्द आता है, ठीक है ना, पहचान का संकट हो, पहचान की खोज हो। अनन्यता पहचान को ही कहते हैं, आइडेंटिटी को ही कहते हैं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। ओब्लिक, आपको पता है इन्होंने पूरे जीवन की बात करी, तो पूरे जीवन के लिए इनकी थ्योरी मशहूर है, लाइफ स्पान थ्योरी। हिंदी में बोलेंगे जीवन विस्तार सिद्धांत। तो एक नाम हो गया जीवन विस्तार सिद्धांत। मैं बहुत स्लो जाता हूं आपके बैच में ना। ओब्लिक लाइफ विस्तार को बोलते हैं स्पेन, इंग्लिश में स्पेन या स्पान। उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में, स्पेलिंग में कहीं कहीं हम लोग जन्म से इंग्लिश नहीं बोलते ना, इसलिए गड़बड़ हो जाए तो कोई चिंता मत किया करो, साइकोलॉजी है, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। लाइफ स्पान थ्योरी आदि नामों से प्रसिद्ध है। आदि नामों से प्रसिद्ध है। तो एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के नाम हैं इतने। लिख लिया सबने? बोलो, लिखा सबने? ओके। मनोसामाजिक विकास किसने दिया? एरिक्सन ने। एरिक्सन ने पूरे जीवन को कितने भागों में बांटा? 8 भागों में। और चूंकि पूरे जीवन को इन्होंने 8 भागों में बांटा, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने किशोरावस्था वाली, वो आइडेंटिटी वाली बात करी थी, किताबें भी हैं, इसलिए इनके सिद्धांत के कुछ नाम हैं। बोलिए, पहला नाम क्या है? पहचान की खोज का सिद्धांत। बोलो सब लोग। ओके। दूसरा नाम पहचान के संकट का सिद्धांत। तीसरा नाम अनन्यता की खोज का सिद्धांत। चौथा नाम आइडेंटिटी क्राइसिस थ्योरी। वापस बोलो, आइडेंटिटी क्राइसिस थ्योरी। अगला नाम जीवन विस्तार सिद्धांत, और इंग्लिश में लाइफ स्पान थ्योरी। ये सब नाम है, सिंपल। अब
आगे बढ़ते हैं हम, और दो तीन चीजें बहुत खास हैं। आप सुन रहे हो मेरी बात? इन्होंने अपने जैसे 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 पियाजे की कुछ टर्म्स बहुत महत्वपूर्ण थी, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, स्कीमा, इक्विलिब्रेशन, याद है ना आपको? सब हमने बताया खूब मन से, दिल से, है ना याद? तो वैसे ही इनके भी कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, इनकी वोकेबुलरी है, जिनमें एक तो आएगा क्राइसिस, जिसको हिंदी में इन्होंने एक नाम दिया था संक्रांति। क्या नाम दिया था? संक्रांति। क्या है संक्रांति? सुन लो। आप सुन रहे हो मेरी बात? कि हम इस दुनिया में आ गए, समाज में पैदा हो गए। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि हम जब जन्म लेते हैं तो कैसे होते हैं? वी ऑल आर जस्ट लाइक वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स, हम सब जंगली जानवर के जैसे हैं। पर चूंकि हम समाज में आ गए, इसलिए समाज हमसे कुछ अपेक्षाएं करता है। इसी को इरिक्सन ने आगे बढ़ाया कि एक तो इंसान के पास खुद की बायोलॉजिकल मैच्योरिटी होती है, खुद का जैविक शरीर होता है, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी में खुद की सारी बातें आती हैं। एक सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं। क्या होती हैं? समाज की आशाएं होती हैं, जिनको उन्होंने सोशल डिमांड्स बोला। समाज हमसे क्या चाहता है और हम क्या चाहते हैं, दोनों में बायलेटरल रिश्ता होता है। हम भी समाज से कुछ चाहते हैं ना, और समाज भी हमसे कुछ चाहता है। तो ये दो तरफा रिलेशन है। इस दो तरफा रिलेशन में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, द्वंद्व पैदा होता है, जिसको उन्होंने नाम दिया क्राइसिस। क्या नाम दिया इन्होंने? क्राइसिस, संकट, संक्रांति। इस कॉन्फ्लिक्ट को हर अवस्था में अलग अलग होता है, 8 की 8 अवस्थाओं में पढ़ेंगे हम। इसको अगर हम सफलतापूर्वक क्रॉस कर जाते हैं, जैसे फ्रॉइड की उन स्टेजेस में अगर मिसबिहेव नहीं हुआ तो सफलतापूर्वक क्रॉस कर गए ना, सफलतापूर्वक क्रॉस कर जाए, तो फिर उत्पन्न होता है एक टर्म जिसको इन्होंने बोला मनोसामाजिक शक्ति। क्या बोला? इंग्लिश में बोलेंगे साइको सोशल स्ट्रेंथ। क्या बोला? साइको सोशल स्ट्रेंथ। ये कुछ रेयर प्रश्न है जो परीक्षा में आए हैं, और वो अपने पास ही मिलेंगे, इसलिए मैं ये सारे बताता हूं आपको। गुनाह तो नहीं कर रहा है ना? मोटी मोटी बात बताऊं कि सारी बताऊं अंदर वाली? हाँ, तो मैं अंदर वाली बता रहा हूं ना। आप मेरे को, आपका बैच, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि सारी बताऊंगा। तो साइको सोशल स्ट्रेंथ मैं वापस लिखाऊंगा, आपको एकदम याद हो जाएगी, जिसको हिंदी में बोलेंगे मनोसामाजिक शक्ति। तो आप मुझे बताएं मनोसामाजिक शक्ति क्या है इरिक्सन के अनुसार? जब इंसान सफलतापूर्वक उस द्वंद्व को, उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस संक्रांति को, उस संकट को पूरा कर जाता है, उस अवस्था को पार कर जाता है सफलतापूर्वक, तो फिर उत्पन्न होती है मनोसामाजिक शक्ति। क्या उत्पन्न होती है? इन्होंने 8 की 8 अवस्थाओं के लिए 8 शक्तियां बताई हैं। कोई बता सकता है? आपको याद है? वो वर्च्यू जिनको बोला था, वर्च्यू भी बोला था, गुण। पहली में, सबसे पहली जो है उसमें होप, यस, आशा। दूसरे में विल, इच्छा। एक में लव आएगा, एक में कॉम्पिटेंस आएगा, एक में फिडेलिटी आएगा, निष्ठा। पढ़ा था ना आपने? केयर। तो 8 के 8 सब परीक्षा में आए, आपको पता है। ये मनोसामाजिक शक्तियां हैं। क्या हैं? जो हमको तब मिलती है जब हम एक स्टेज को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं। एक इन्होंने टर्म यूज की है, एपिजेनेटिक। एपिजेनेटिक का मतलब क्या होता है, मैं लिखवा दूंगा, कि जब एक अवस्था को हम पूरा करते हैं तो वो अगली अवस्था का बेस बन जाती है। यानी फ्रॉइड ने भी ये बात बोली थी कि हमारी पर्सनैलिटी का आधार है हमारे पुराने अनुभव। कौन से अनुभव? बाल्यावस्था के, चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस। वही तो एक्सपीरियंस से तो पता लगा ना कि हम अस्त व्यस्त बने, कि हम फ्लर्ट करने वाले बने, कि क्या बने। तो वैसे ही इरिक्सन कहते हैं कि पुराने जो अनुभव हैं, पहले के अनुभव व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, और पहले के अनुभवों को इन्होंने एक टर्म दिया जिसका नाम उन्होंने बोला एपिजेनेटिक। नॉट ओनली जेनेटिक बल्कि एपिजेनेटिक, जिसके लिए हिंदी में आप बोल सकते हैं पश्चात, पश्चात या अनुजात अनुभव, ऐसे शब्द आए हैं, पर हमको एपिजेनेटिक याद रखना है। 2 बातें। तीसरी बात, सुन रहे हो ना? मुश्किल है? मुश्किल नहीं होगा जब लिखोगे तो। तीसरी बात, और बहुत महत्वपूर्ण बात, इरिक्सन का यह मॉडल समझने से पहले, जब तक हम इरिक्सन के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हमको समझ में आएगा नहीं। और इरिक्सन के बारे में क्या है तो सुनो ध्यान से, 5 मिनट की बात। कहानी खूब सुनाते हैं हम आपको, सुनोगे? बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ इनके साथ, सुनना।
एक्चुअली एरिक इरिक्सन बेसिकली ये जर्मन यूएस साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जर्मन यूएस साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि ये इनका बचपन जर्मनी में बीता। कहां पे बीता? बाद में अमेरिका चले गए। एरिक्सन नाम अमेरिका में जाके रखा इन्होंने। तो जो किसी जर्मनी में पैदा हुए अमेरिका चले गए, जैसे आप बुद्धि में वो पढ़ते हो वेशलर, ऐसे लोगों को बोलते हैं जर्मन यूएस साइकोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक। क्या बोलेंगे? बोलो, जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक। तो क्या हुआ इनके साथ? सुनो हाथ हटा के गाल से। ये जब अपनी मां के गर्भ में थे तो वहां की कल्चर कैसे आपको बताइए। इनकी मदर जिनके गर्भ में थे वो ज्यूइश थी, यहूदी थी। यहूदी समझते हो? आपने सुना ना यहूदी और गैर यहूदियों के संघर्ष, बहुत बड़ा विरोधाभास है दोनों में, बहुत बड़ा विरोध है। हिटलर के समय से आपको पता है चल रहा है। अभी इनको भी बोला था, इनको अपने ना पुतिन साहब कह रहे थे ये यहूदियों का षड्यंत्र है। तो यहूदी और गैर यहूदी का संघर्ष पूरी दुनिया में चलता आया है, स्पेशली यूरोप में, जर्मनी के आसपास। तो इनकी मदर यहूदी थी। क्या थी? लेकिन उनको प्रेम हो गया गैर यहूदी से। किससे प्रेम हो गया? गैर यहूदी से, नॉन ज्यूइश। ज्यूइश बोलते हैं यहूदी को। प्रेम हुआ तो रिलेशन भी बने, शादी भी हुई, और रिलेशन बने तो बच्चा भी हुआ। लेकिन जब बच्चा गर्भ में था, इरिक्सन थे वो, जब ये मां के पेट में थे, तभी इनके जो पिता थे उनका और इनकी मदर का सेपरेशन हो गया, तलाक हो गया, अलग अलग हो गए सब। कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे यहां भी होता है। लेकिन बड़ी बात क्या है? पीछे जाओ। बड़ी बात यह है कि तलाक हुआ, उसके बाद इनकी मदर ने दूसरी शादी कर ली। क्या कर ली? दूसरी शादी। और वो दूसरी शादी किसी यहूदी से करी। अब जब दूसरी शादी करी तो किसी और का बच्चा लेके गई वो। खास बात यह नहीं है, खास बात यह कि उन्होंने उनको बता दिया कि मैं तो किसी और के बच्चे की मां बनने वाली हूं। लेकिन वो लोग किस तरह के होते हैं? ओके। लेकिन जब इरिक्सन पैदा हुए तब उनके नए फादर को पता लगा ये तो गैर यहूदी का खून है। ये कौन है? गैर यहूदी है, नॉन जूइश है। और दोनों में इतना विरोध है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो पता है आपको क्या होता है? आप सुन रहे हो मेरी बात? जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके पिता सबसे ज्यादा खुश होते हैं और वो उसको एक नाम देते हैं। हमारे यहां जाति के संस्कार और ये सब वही तो है। पिता बच्चे को नाम देते हैं, पार्टियां करते हैं, खुशियां मनाते हैं। लेकिन जब इरिक्सन पैदा हुआ तो इरिक्सन के फादर ने पंचायत बुलाई, वो जो दूसरे वाले हैं, और पंचायत बुला के क्या बोला? ये मेरा बच्चा नहीं है। यही बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात आगे है। ये मेरा बच्चा नहीं है जो बिना अनचाहे से मेरे घर में पैदा हो गया। ये दुश्मनों का बच्चा है। किसका बच्चा है? दुश्मनों का बच्चा है। और मैं इसको अपना नाम देने से मना करता हूं, इनकार करता हूं। मैं इसको नाम नहीं देता। पहचान नहीं मिली? बोलिए, मिली? हमारी पहचान हमारे मां बाप के नाम से ही तो होती है। तो इरिक्सन के बाप ने मना कर दिया। अब आप सोचें, ऐसे माहौल में कोई बच्चा अगर आता है घर में तो किस तरह से उसका बचपन गुजरेगा, क्या बीतेगी उस पे? इरिक्सन पे यही बीती साहब। बाकी भाई बहन थे परिवार में, और थे लोग, जॉइंट फैमिली भी थी, तो सब नफरत करते थे उससे, क्योंकि वो तो बिना चाहा गया मेहमान है, वो तो दुश्मनों का है। जैसे वो कोई भी काम करता तो उसको कदम कदम पे, हम 8 स्टेज पढ़ेंगे तो आप जानोगे कि कदम कदम पे गिल्ट का एहसास कराया गया, कदम कदम पे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर दी गई। फिर जब ये स्कूल गया तो वहां सब बच्चों ने कहा इसको आइसोलेट कर दिया, स्कूल छोड़ने लग गए। दुश्मनों का बच्चा है, हम इसके साथ नहीं पढ़ते। खेलने जाता मैदान में तो सब उसको धिक्कारते, सब उसको निकाल देते। ऐसे हालातों में इनका बचपन बीता। अपनी जिंदगी की जो चीजें हैं ना, इन्होंने तो कहते हैं ना कि समाज ने हमको जो दिया हम वही तो वापस लौटाएंगे। तो समाज ने इनको जो दिया उसी को इन्होंने वापस अपनी बुक्स में और किताबों में लिखा, जो बहुत ही एक शानदार है। हम सब, पूरी दुनिया पढ़ती है आज इरिक्सन को, लेकिन इनके साथ ऐसा बीता था। फिर जब बचपन बीत गया, स्कूल वगैरह हो गई, तो आप सोच सकते हैं कैसे तो पढ़ेगा इस माहौल में।
फिर इनको कहीं कुछ करवाने के लिए बोला, इनका मन लगता ही नहीं था उन चीजों में। फिर एक दिन पता है ये घर छोड़ के चले गए, घर छोड़ के चले गए, घूमते रहे, पेंटिंग करते रहे। और एक वक्त ऐसा आया कि इनके दिमाग में ख्याल आया सुसाइड का, कि जब मेरा कोई नाम ही नहीं है तो फिर मैं इस दुनिया में क्यों जिंदा हूं। लेकिन तब इनको मिली अन्ना फ्रॉयड, फ्रॉयड की डॉटर अन्ना फ्रॉयड इनको मिली, और अन्ना फ्रॉयड ने इनको ये कहा कि तुम भी हो, तुम्हारा भी वजूद है, तुम्हारी भी कोई आइडेंटिटी है, इस दुनिया में आए हो तो तुम जरूर किसी खास काम के लिए आए हो। वहां से इनका जीवन बदला। फिर उन्होंने कमाल किए, अमेरिका चले गए, अपना नाम बदल दिया, पहचान बदल दी, शादी करी, जिंदगी इनकी कुछ बेहतरीन हुई। लेकिन इन्होंने जो चीजें हमको दी हैं उनको हम 8 स्टेजेस में पढ़ते हैं, और ये इतना महत्वपूर्ण है कि दुनिया के हर इंसान पे लागू होता है। क्या क्या है वो बात बेहतरीन, वो तो हम करेंगे कल। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम आपको और करना है। एरिक्सन की बुक्स जो कि परीक्षा में आती हैं उनको अभी देख लेते हैं हम। एक तो इन्होंने जो 8 अवस्थाएं बताई वो एक बुक में बताई जिसका नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। क्या नाम था, बोलो? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1950 में आई थी। फिर इनकी दूसरी बुक आई थी 1959 में, जिसका नाम है आइडेंटिटी एंड द लाइफ साइकिल। बुक का नाम क्या है? आइडेंटिटी एंड द लाइफ साइकिल। तो आइडेंटिटी नाम आ गया तो एरिक्सन कर दोगे आंख बंद करके, और दूसरा हिंट और मिल गया, लाइफ साइकिल यानी पूरे जीवन का चक्र। तो पूरे जीवन की बात तो ये करते हैं। फिर एक इनकी तीसरी बुक आई थी और उस बुक का नाम है आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस। तो यूथ को अगर हटा भी दे तो आइडेंटिटी क्राइसिस के नाम से वो मशहूर है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस वैसे आपने लिखा ही है, एरिक्सन की बुक। एक इनकी बुक आई थी गांधीज ट्रूथ, यानी इन्होंने गांधी जी पे बुक लिखी थी और इस पे इनको एक प्राइज भी मिला था, पुलित्जर पुरस्कार। नाम सुना आपने? पुलित्जर पुरस्कार मिलता है इसमें क्षेत्र में, यूके वगैरह में बहुत बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है। तो गांधीज ट्रूथ किसने लिखी, बोलो? एरिक्सन ने। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी किसने लिखी? एरिक्सन ने। आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस किसने लिखी? मैं ही बोल रहा हूं आपके लिए, किसने लिखी? एरिक्सन ने लिखी। कहां हैं वो किताबें, कहां गई? ये रही, ये इनकी स्टेजेस आएंगी 8, बहुत शानदार। ठीक है, पहले इनकी किताबों को बताता हूं, आप लिखो। एक मिनट। बुक्स, बहुत शानदार मॉडल है। ओके, ये इनका नाम है एरिक एरिक्सन। लिखो आप बुक्स, लिख रहे हो? एक लाइफ साइकिल कंप्लीटेड बुक भी है इनकी, 1982 में आई थी। चलिए आप लिख रहे हो ना, देख लो आप। ये क्या है? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। यस, तो लिखो एरिक्सन की बुक्स। दोनों काम एक साथ नहीं होंगे क्या? हो जाएंगे? इसको लगाऊं, ये वाला, शाबाश। बुक्स, तो पहली बुक का नाम तो लिख दो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ऐसे चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1950 में आई थी। ये वो बुक है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी जिसमें उन्होंने पूरे जीवन को 8 भागों में बांटा है। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी हो गया। अब क्या करूं प्रियंका? जाएगा यार, पेन ऊपर वाले पे। ओके, दूसरी बुक लिखो। लिखो आइडेंटिटी एंड द लाइफ साइकिल। लिखा हुआ है, मैं क्यों लिखूं? आइडेंटिटी, बुक नंबर 2। आइडेंटिटी ऐसे, आइडेंटिटी पर आपकी जो भी स्टाइल है, आइडेंटिटी एंड द लाइफ साइकिल। ये बुक आई थी 1959 में।
आइडेंटिटी एंड द लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल से आप आराम से पता लगा लो कि एरिक्सन ने लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरी बुक, हमें भी चलाना आ गया संदीप जी। तीसरी बुक, यस, ये 1968 में आई थी। तीसरी बुक का नाम लिखो, आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस। और ये बुक आई थी 1968, 1968। एरिक्सन की बुक्स, पहली बुक कौन सी लिखी आपने बताना, देखें, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। दूसरी लाइफ साइकिल। तीसरी क्राइसिस। और चौथी बोलिए कौन सी आएगी? महात्मा गांधी वाली। हाँ, ओके, ऊपर चली गई। ओके, ये बात, ये भी लिख लो आप। चौथी महात्मा गांधी लिख लो, डेट। चौथी ये लिखो, गांधीज ट्रुथ। गांधीज ट्रुथ, इसकी खास बात है, इस पे इनको पुलित्जर अवार्ड मिला था, इस पे पुरस्कार मिला, पुलित्जर पुरस्कार। इसमें नॉन वायलेंस की बात करी है। बुक का नाम है, बुक नंबर 4, गांधी जी। पर हम गांधीज ट्रुथ ही लिखेंगे, हिंदी में नहीं लिख सकते। गांधीज ट्रुथ, इस पे मिला पुलित्जर पुरस्कार। ये आई थी 1969 में। हालांकि इसमें ज्यादा डेट नहीं पूछते, पर फिर भी एक मोटा आकलन हो जाता है, 1969 में। और फाइनली लिख दिया गांधीज ट्रुथ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली नीचे उसका नाम है द लाइफ साइकिल कंप्लीटेड। पूरा हो गया साहब, 1982 में आई, द लाइफ साइकिल कंप्लीटेड। एरिक्सन नाम है इनका पूरा। तो पांचवी बुक का नाम लिख दो, द लाइफ साइकिल कंप्लीटेड। पता है, जब गाड़ी में म्यूजिक होता है ना, तो हम धीरे धीरे चलते हैं, तो फिर म्यूजिक में स्लो म्यूजिक है, धीरे धीरे चलते हैं। फास्ट म्यूजिक है तो, या फिर स्पीड में, वैसे स्पीड बढ़ाया था। तो आप हमारे म्यूजिक को, सब लोग, आप जितने कम होते हैं हम उतने धीरे धीरे चलते, भरी होती तो फास्ट होता है। कैसी लगी हमारी आज की क्लास? ठीक है, मुझे पता ही नहीं। चलो ठीक है, कल मिलेंगे, कल पढ़ेंगे, 2 बजे आना सब। ओके, थैंक यू, बाय। हाँ, और है ना, अभी उनकी सर की क्लास होगी पॉलिटी की, जान लेंगे।